बोलना कि हम लोग धरने पे बैठे थे और अंग्रेज चले गए। अरे भैया, अहिंसा से तो दिल्ली में आपका किराएदार मकान नहीं छोड़ता। आजाद भारत में गांधी जी का रास्ता कब हम लोगों ने फॉलो किया? हमने कब फॉलो किया? क्या हमने कश्मीर में फॉलो किया? क्या हमने मणिपुर में फॉलो किया? क्या हमने गोवा में फॉलो किया? तो क्या ये बेकार के ढकोसले सुबह शाम आप दे रहे हो कि शांति के रास्ते पे सारा काम हो जाएगा? और गांधी जी को भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक्शन, मिस्ट्री और रोमांस तीनों ही हैं। सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले एक असल जिंदगी के हीरो थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी ना स्वीकारते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। वैसे आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में किया गया था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। फिर जापान के सहयोग से नेताजी ने 1943 में 40,000 भारतीय स्त्री पुरुष की प्रशिक्षित सेना का गठन किया और उन्होंने भी उसे आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया। उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी कमान सौंप दी गई। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार मोहन सिंह के मन में आया था। आरंभ में इस फौज में जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए भारतीय सैनिकों को लिया गया था। आरंभ में 16,300 सैनिक थे। बाद में 60,000 युद्धबंदियों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया गया। तो ये थी आज़ाद हिंद फौज आने की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेताजी का निजी जीवन भी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक था तथा उनकी लव लाइफ भी काफ़ी दिलचस्प थी। अपनी बीमारी के दौरान जब वो यूरोप अपना इलाज करवाने गए थे तो ऑस्ट्रिया की एमिली से उन्हें प्यार हो गया था और उन्होंने उससे शादी कर ली। और ये शादी सार्वजनिक रूप से कभी नहीं की गई और नेताजी ने इसके बारे में कभी खुल के बताया भी नहीं। पढ़ने में भी वो काफ़ी तीव्र किस्म के इंसान थे। इंडियन सिविल सर्विस में उनकी पहली प्रयास फोर्थ रैंक थी। उस ज़माने में कम संसाधन होने के बावजूद भी फोर्थ रैंक लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। चलो अब मेन टॉपिक पर आते हैं, जो है नेताजी की डेथ मिस्ट्री। नेताजी की मृत्यु हर किसी के लिए एक मिस्ट्री रहस्य बन गई है। उनके निधन के इतने सालों के बाद भी आज तक ये पता न चल सका कि उनकी मृत्यु एक्चुअल में हुई कैसे। आज भी रहस्य बना हुआ है। सरकारी दस्तावेजों के अकॉर्डिंग उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन एक्सीडेंट में हुई थी। कहा जाता है कि जिस प्लेन से वे मंचूरिया जा रहे थे, उनका प्लेन रास्ते में गायब हो गया। एक्चुअली वे प्रारंभ में जब नेताजी सिंगापुर गए, फिर नेताजी ने 1941 में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की, किंतु जर्मनी ने उन्हें रूस के विरुद्ध प्रयुक्त करने का प्रयास किया। तब उनके सामने कठिनाई उत्पन्न हो गई और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में जाने का निश्चय किया। फिर एक वर्ष बाद नेताजी पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापान वाले नियंत्रण सिंगापुर पहुंचे थे। 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया गया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी ने सेना को संबोधित किया और कहा कि दिल्ली चलो, और दिल्ली चलो का नारा दिया। फिर आईएनए की 3 ब्रिगेडों में जापानियों के साथ मिलकर इंडिया के पूर्वी सीमा एवं बर्मा से युद्ध लड़ा, किंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली और यूएसए ने भी जापान पर न्यूक्लियर विस्फोट कर दिया, जिस कारण जापान को भी घुटने टेकने पड़े। इस कारण नेताजी को टोक्यो की ओर माइग्रेट करना पड़ा और मंचूरिया में उनका जहाज गायब हो गया। आईएनए के अधिकारियों और सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनका ये सैनिक अभियान असफल हो गया, लेकिन उनकी इस असफलता में भी उनकी जीत छिपी थी और इस प्रबल मिसल ने अंग्रेजी हुकूमत पर बहुत दबाव डाला। जब आईएनए ने अपना विद्रोह शुरू किया तो सन 1943 से 1945 तक आईएनए ने ब्रिटिश के अगेंस्ट काफ़ी युद्ध लड़े और युद्ध खत्म होने के बाद जब आईएनए हार गई तो 1945 और 1946 में अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज के कैप्चर किए गए ऑफिसर को रेड फोर्ट लाल किले पर पब्लिकली सजा देने का प्लान बनाया। अंग्रेजों को लगा कि अगर इस तरह पब्लिकली सजा देंगे तो भारत के लोगों में एक डर पैदा हो जाएगा और जो लोग हमारे खिलाफ हैं वो झुक जाएंगे और आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों की चाल भी फेल हो गई, क्योंकि भारतीय लोग आईएनए के सिपाही को देशद्रोही नहीं देशभक्त कहने लगे। इंडियन ने देखा कि आईएनए के फौजी घुसपैठी अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़के देश को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय इतिहासकार निराज चौधरी के हिसाब से जब आईएनए के अधिकारियों को पब्लिकली सजा देने पर इंडियन का गुस्सा फूटा और देश के अलग अलग जगहों पर दंगे होने लगे, आगजनी होने लगी। इतिहासकारों का ये भी मानना है कि 1942 में क्विट इंडियन अंग्रेजों भारत छोड़ो मूवमेंट जब फेल हो गया तो फेल होने के कारण लोगों ने कांग्रेस का साथ देना भी छोड़ दिया और धीरे धीरे कांग्रेस की पॉपुलैरिटी भी खत्म होनी शुरू हो गई और कांग्रेस ने देखा कि इंडिया के लोगों में आईएनए और सुभाष चंद्र बोस के लिए काफ़ी ज़्यादा सम्मान पैदा होने लग गया है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम आईएनए को सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो पब्लिक भी हमें सपोर्ट करेगी और हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी, और उन्होंने यही किया। और ब्रिटिश आर्मी में जितने भी भारतीय जवान थे उनके दिल में भी अंग्रेज़ों के लिए लॉयल्टी खत्म होनी शुरू हो गई। अकॉर्डिंग टू सुमित सरकार, जब ब्रिटिश सोल्जर जो कि इंडियन थे, जब वो आईएनए के सोल्जर को मार रहे थे
तो इसको देखकर ब्रिटिश आर्मी के इंडियन जवानों के दिल में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई और उन्हीं सोल्जर ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1946 में विद्रोह छेड़ दिया। 1946 में मुंबई में द रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट में एक बहुत बड़ी बगावत शुरू हो गई। जो लोग नेताजी को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने नेता और आईएनए के लिए स्लोगन लगाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड करी थी कि आईएनए के फौजियों और अधिकारियों पर जो ट्रायल हो रहे हैं उनको बाइज्जत बरी किया जाए। और नेवी की जो ये बगावत थी इसे पूरे देश से भी सपोर्ट मिलने लग गया और ये विद्रोह धीरे धीरे दूसरे आर्म फोर्सेस में भी फैलने लग गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को खबर मिली कि अलग अलग जगह जैसे कि मद्रास पूना में तो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर ने ऑर्डर मारना भी बंद कर दिया है। तो ये पूरा सैन्य विद्रोह जो कि नेताजी की वजह से शुरू हुआ था, इसे पूरे देश में एक इंस्पिरेशन फैल गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट जीतने के बाद भी आज़ाद हिंद फौज के सामने हार गई। और इसका पूरा का पूरा श्रेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाता है, ना कि कांग्रेस और गांधी की आइडियोलॉजी को। आईएनए ने पूरे देश में आज़ादी के मूवमेंट को एक नया मोटिवेशन दिया और इन हिस्टोरिकल फैक्ट को अम्बेडकर जी ने भी एक्नॉलेज किया है। अम्बेडकर जी ने क्लियरली नेताजी और आईएनए के फौज को भारत की आज़ादी के लिए श्रेय दिया है। To the BBC, to Francis Watson, Baba Saheb Ambedkar has touched upon this point with how and why India became free, and he also said that Gandhi's role was almost negligible. British were not much troubled by the cult of ahimsa, and the reason they left is because of Subhash Bose and because Netaji caused rumblings within the Indian armed forces, and that's why they decided that they could no longer control this country. की आज़ादी के लिए श्रेय दिया है। देश की आज़ादी के लिए एक और बड़ा प्रूव आता है क्लेमेंट एटली से, जो कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब वे भारत की यात्रा कर रहे थे तो एक इंडियन जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, व्हाई डिड यू लीव द कंट्री? तो क्लेमेंट एटली ने बोला, बिकॉज Why did you leave the country? Because the Quit India movement had failed in 42, but you left in 46, 47 because of Subhash Bose, and because of Subhash Bose there was a near revolt in the armed forces, and that's why they left this country. वरुण दे जो कि एक फेमस हिस्टोरियन है, उन्होंने भी इंग्लैंड के पीएम से यही सवाल पूछा और क्लेमेंट एटली ने एग्जैक्टली यही जवाब दिया कि भारतीय इंडिपेंडेंस के लिए सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम 1942 और 1947 के बीच की अगर हम हिस्ट्री देखें और फैक्ट देखें तो उससे काफ़ी क्लियर हो जाता है कि नेताजी बोस और आज़ाद हिंद फौज का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गांधी जी और कांग्रेस से कई बड़ा हाथ था देश को आज़ादी दिलाने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेताजी बोस और आईएनए को सपोर्ट करके आज़ादी पाने के बाद और सत्ता पाने के बाद कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को साइड हटा के सारा क्रेडिट खुद ले लिया। आज़ादी के बाद जब कांग्रेस पावर में आई तो कांग्रेस ने सारी टेक्स्ट बुक्स में, सारे मीडिया में सिखाना शुरू कर दिया कि गांधी जी और कांग्रेस के अहिंसावाद की वजह से भारत को आज़ादी मिली है। और उन्हें ये लगा कि अगर लोगों को ये पता चल गया कि आईएनए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से देश को आज़ादी मिली है तो हम दशकों तक कैसे इस देश पर राज कर सकेंगे। तो ये था आज़ादी का एक हिडन ट्रुथ। बोलना कि हम लोग धरने में बैठे थे और अंग्रेज चले गए, अरे भैया अहिंसा से तो दिल्ली में आपका किराएदार मकान नहीं छोड़ता। आजाद भारत में गांधी जी का रास्ता कब हम लोगों ने फॉलो किया? हमने कब फॉलो किया? क्या हमने कश्मीर में फॉलो किया? क्या हमने मणिपुर में फॉलो किया? क्या हमने गोवा में फॉलो किया? तो क्या ये बेकार के ढकोसले सुबह शाम आप दे रहे हो कि शांति के रास्ते पे सारा काम हो जाएगा और गांधी जी को। तो चलिए अब बात करते हैं नेताजी की डेथ मिस्ट्री पर कि मंचूरिया से उनका जहाज कहाँ गायब हो गया था। 23 अगस्त 1945 को जापानीज की एक संस्थान से खबर आती है कि उनका प्लेन ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए 3 आयोगों का गठन किया गया। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई भी हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था और अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी का मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। और रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया। बहुत से एलिगेशन लगते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष जी की फैमिली की जासूसी करवाई थी। अगर नेताजी जिंदा हैं तो वे अपने परिवार वालों से संपर्क जरूर करेंगे। अप्रैल 2015 में इस मुद्दे को लेकर आईबी ने 2 फाइलों को पब्लिक कर दिया, जिसकी वजह से देश में पूरा विवाद खड़ा हो गया। उन फाइलों के अकॉर्डिंग आईबी ने 2 दशक तक नेताजी के परिवार की जासूसी करी। कई जानकारों का मानना है कि जवाहरलाल नेहरू को भी नेता की मृत्यु पर शक था, जिस कारण उन्होंने उनके परिवार की जासूसी करवाई थी। तो इन्हीं सब कारणों से नेताजी की मृत्यु एक बहुत बड़ी एक मिस्ट्री बन चुकी है। सुभाष चंद्र बोस पर काफ़ी रिसर्च हुई, बहुत से लोगों ने उन पर रिसर्च करी और उनमें से एक सबसे ग्रेट रिसर्चर हुए हैं अनुज धर, जो कि मेरे भी फेवरेट हैं। अनुज धर एक राइटर और फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 20 साल तक नेताजी की मृत्यु पर रिसर्च करी। उन्होंने अपनी रिसर्च में बहुत से ऐसे पॉइंट पब्लिक किए हैं जिन पर पहली बार में विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपनी बहुत सी पुस्तक प्रकाशित करी है, जैसे इंडियन बिगेस्ट कवर अप एंड व्हाट हैपेंड टू नेताजी,
तो अनुतर कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कोई भी प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। वो उसके बाद रशिया चले गए और उनका दावा है कि वो बाद में भारत वापस लौट गए और सुभाष चंद्र बोस यूपी के फैजाबाद में कई साल तक गुमनामी बाबा बनकर रहे। 50-55 साल के समय में वो यूपी में आए थे और गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस ही थे। वे ये भी दावा करते हैं कि मेरे पास इस चीज़ के स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। उन्होंने अपनी रिसर्च में क्या बोला है आप आगे देखिए। वो कपड़े पहन के फौजी ड्रेस में आगे करके, पर वो कहते रात को वो भगवा धारण करके साधना वाधना कमरे में करने के लिए, जैसे जैसे आपके दिमाग में जो इमेज है कि गुमनामी बाबा क्या चीज़ है। गुमनामी बाबा आपके सामने एक पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के पीछे एक आवाज़ आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उनकी शक्ल नहीं देखी और आवाज़ बहुत भारी है, बहुत प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है उनकी, खासकर अंग्रेजी की, बड़े क्लियरली बोलते थे। और ज़्यादातर लोगों ने बोला कि उनके बात करने का जो कंटेंट था वो इतना हाई लेवल का था कि आधी बात हमारे सर के ऊपर से निकल जाए। अलग 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 रेंज और हर चीज़ का एक्सपर्ट, जैसे स्पाई मास्टर्स होते हैं कि पूरी नरम कैसे बनती है और स्कूटर का एक स्ट्रोक के इंजन और सेकंड 2 स्ट्रोक के इंजन में क्या फ़र्क होता है, कार्बोरेटर का फंक्शन कैसे होता है, सुसाइड बम्पर्स को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, बंदूक को निकाल के कैसे उसको साफ किया जाता है, हैंड ग्रेनेड फेंकने से पहले कैसे उसको आप उसके पिन को निकाला जाता है, सबमरीन कैसे चलती है। इंडियन आर्मी के बारे में बातचीत क्या करते हैं कि इस भूत बोलते हैं कि भूत की आंखों के सामने पूरी आर्मी की मूवमेंट है, मुझे मालूम है कब कौन क्या कर रहा है, मेरे आदमी हर जगह बैठे हुए हैं। फिर बोलते थे कि सिटिंग हेयर आई कैन टेल यू कि लद्दाख में क्या टेम्परेचर है, सिटिंग हेयर आई कैन टेल यू कि प्रधानमंत्री के घर में क्या खाना बन रहा है। इस तरह की बातें करते थे। और पर्दे के पीछे आप जाएंगे तो एक आदमी बैठा हुआ है, मुंह में उसके सिगार है और वो इंग्लिश में या बंगाली में, और हिंदी उनकी टूटी फूटी हिंदी में, बहुत से बंगला के वर्ड आते थे, तो वो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो कम से कम वो उस तरह का बाबा नहीं जो हमारे दिमाग में शब्द जाता है कि बाबा बैठा, बाबा नहीं थे वो, बाकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हैं, वो ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो सीक्रेट बातें थी, जो बाद में निकल करके आ रही है। क्या आप मानेंगे कि एक बाबा, आप साधु महात्मा से मिलने जाते हैं 1978 में, और साधु महात्मा पहले आपसे बात स्टार्ट करेगा, आप कैसे हो, ठीक है करके बातें की धर्म की, उसके बाद शुरू होगी कि पाकिस्तान के फाटा के बाजार में कैसे आर्म्स ट्रेड चलता है, कैसे वहाँ पे बंदूकें बिकती हैं, कैसे ड्रग्स ट्रेड चल रहा है वहाँ पे। ये बाबे बात करेंगे इस तरह की। जो आज मैं बातचीत आप कर रहे हैं उसका जो मेन कारण है जासूसी कांड, उससे इशू सेंसेशनलाइज हुआ, सारे मीडिया में, मेन स्ट्रीम में टॉप लेवल पे आया था, और वो सारा का सारा काम करने वाले, इन्फॉर्मेशन निकालने वाले, उसको डालने वाले मैं और मेरे दोस्त थे। तो आज जो भी डिस्कशन नेताजी को लेके हो रहा है उसमें पूरा का पूरा हाथ मेरे दोस्तों का, मेरा। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी से फिर जब फाइल पब्लिक हुई, हम उनसे मिले और नेताजी का परिवार और हम लोग वहां पे गए, उनसे मिले करके प्रधानमंत्री ने जो मुझे बोला वो तो मैं नहीं बोल सकता। तो वो मुझसे मिले तो उन्होंने कहा कि मैं फाइल पब्लिक कर दूंगा, और फाइल पब्लिक करूंगा। और उसमें ये था कि उन्होंने ये मतलब ये कि मेरे को बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस की फाइल पब्लिक होनी चाहिए, इंटेलिजेंस। अब इस मुद्दे पर फोकस करते हैं कि आखिर गुमनामी बाबा थे कौन। ये कुछ सामान है जो गुमनामी बाबा के मरने के बाद उनके बक्से से लोगों को और सरकार को मिली है। ये रेयर पिक है नेताजी के माता पिता की, जो बक्से में मिली थी। जर्मनी की बनी हुई दूरबीन और बॉक्स, शायद पानी पीने का। टाइपराइटर मेड बाय इंग्लैंड। कुछ तस्वीरें सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई। इसमें कुछ इंसाइक्लोपीडिया हैं और उनके सारे वॉल्यूम पड़े हुए हैं। रॉलेक्स की घड़ियाँ, विदेशी सिगार, नेताजी के जैसे ही दिखने वाले चश्मे, इंग्लिश बांग्ला की बुक्स, ये सारे सामान गुमनामी बाबा के बक्से से बरामद हुई है, जो नेताजी से हूबहू मेल खाती है। हैंड राइटिंग टोटली मैच हो रही है नेताजी और गुमनामी बाबा की। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? इतने एविडेंस देखकर लगता है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उनकी मृत्यु कोई प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु यूपी फैजाबाद में अज्ञातवास के दौरान 1985 में हुई थी। बाकी इस विषय में जानकारी हासिल करने के लिए आप अनुतर की बुक्स पढ़ सकते हैं। उनकी एक फेमस बुक है कॉनड्रम सुभाष बेस लाइफ आफ्टर डेथ, 820 पेज की बुक्स है, उसमें सारी बातें लिखी है विद एविडेंस। और उनका यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। बहनों और भाइयों, हमने जो आज़ादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आज़ादी हासिल कर सकेंगे। यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे, तभी आज़ाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा।
শ্রেষ্ঠ শুধু আমি সঠিক, কেবল আমি সত্য, পুরা দুনিয়া বেঠিক। প্রলয় আমি করি ধ্বংস, আমি শত্রু খাইলে সদা অন্য, আমি শৃঙ্খল মানি না, মৃত্যু চিনি না, আমি চলে ওঠা শিখা, নিভিতে জানি না তোমার দাসত্ব আমার রাজত্ব। ধুকে ফুকে মর ওহে বিশ্বাসঘাতক, আমারই আদালত, আমি বিচারক। হত্যা করি পাপি না মানি স্বর্গ মর্ত, আমি হত্যা করি পাপি না মানি স্বর্গ মর্ত। ফানুষ যুদ্ধে আমি এই নেশায় রণভূম, ফাটে উচ্ছ্বাস জগদীশ্বরী মাতম। ভিন্ন আলেয়া পিশাচালয়, যে ডরে সেই মরে এ আগুনের খেলায়। তাই রক্ত পিপাসু আমি, হিংস্র হয় না আমি গাও জয় মহাবীর। আমি ঘাতকেরই ভয় হবে শোষিতেরই জয়, করিয়া জন্ম লড়াই আমি মুসাফির, করিয়া জন্ম লড়াই আমি মুসাফির। That was true, right? Hey,